तो कक्षा 9 के लिए जब हमने जीव विज्ञान में शुरू किया था जीव में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर, तो उसमें हम लोग आज जो पहला अपना नोट्स आपको अपलोड किया गया था पहले लेक्चर का, और आज हम लोग ये जहाँ तक हम लोग एक बार कर लिए थे, जिसमें हमने जीवों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था कि क्यों जरूरी है। तो वर्गीकरण की जरूरी इसलिए था कि मतलब सभी जीवों के बारे में सोचना, समझना और पढ़ना और अध्ययन करना क्या होगा आसान होगा, इसके लिए किया गया था। विभिन्न वैज्ञानिकों ने आकर अलग अलग वर्गीकरण किया, तो जिसमें हम लोग वर्गीकरण के जो पिता चार्ल्स डार्विन को बोलते हैं, इवोल्यूशन के जो फादर थे चार्ल्स डार्विन थे, और वर्गीकरण में हम लोग ये जो RH विक्टर वाला थी वर्गीकरण था, जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण के दिए थे उन्होंने, और जीवों को उन्होंने इस संसार में जो जीवों को उन्होंने वर्गीकरण 5 कैटेगरीज में किया। मोनेरा, उसके बाद क्या किया था उन्होंने, दूसरा हो गया अपना प्रोटिस्टा, तीसरा हो गया था उनका एक था पलांटी, और एक फंजाई, और एक था एनीमेलिया। ये उनके 5 वर्गीकरण थे। उनका वर्गीकरण का आधार था कि उन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा, मतलब कि सेल कैसे है उनका, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखे कि मतलब ये एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है, कोशिका भित्ति है कि नहीं है, तीसरा। चौथा उन्होंने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो लोग उनका पोषण क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे, ये हम लोग का नोट्स हो चुका था, यहाँ तक अपने शायद किया था, और चलिए ये भी अपना हो चुका था। थोड़ा एक बार मैं रिकॉल देख रहा हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ तक किए हैं, और हाँ चलिए हमको याद आ गया, यहाँ तक हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव किए थे, 6 ऑब्जेक्टिव। तो आज हम लोग का चैप्टर होगा किंगडम का पहला, उस अब 5 किंगडम को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, बेहतरीन से। तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है क्योंकि ये चैप्टर ही थोड़ा लंबा है लेकिन ये लंबा है तो लेकिन आपके लिए बहुत आगे भी काम आने वाला है। आप क्लास 11th में जब जाएंगे तो चैप्टर आपको पूरा वहाँ अच्छा से रोल अदा करता है चैप्टर, शुरू में ही आपको मिलेगा ये। तो आज हम लोग मोनेडा किंगडम था, यानी मोनेडा जगत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस जगत में जीवों में ना, इसमें पहले आपको जब एनसीईआरटी रीड कीजिएगा तो कुछ पॉइंट्स मैं वहाँ से आपके लिए बना कर रखा हूँ कि जो मोनेडा जगत के जीव होते हैं, कहते हैं कि इनमें ना ही तो संगठित केंद्रक होता है, और ना ही उनके पास कोशिकांग होते हैं, और ना ही उनका शरीर जो होता है ना ही बहुकोशिकीय होता है, यानी वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, वो यानी यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं कौन है भाई, इनमें सभी बैक्टीरिया होते हैं, जितने बैक्टीरिया हैं सब आते हैं, अच्छा बैक्टीरिया, बुरा बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया जितने भी हैं सब इसमें आते हैं। और ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। यानी जो मोनेडा किंगडम वाले होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब इसमें देखिए अगला चीज़, थोड़ा मैं क्लियर करूँ और इसको साफ किया जाए। चलिए अब इसको देखिए, अब इसमें हम लोग इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक था इसमें जो मोनेडा किंगडम था, इसको पहले 2 भागों में बांटा गया है। एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा था यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू मतलब होता है कि जो मॉडर्न है, इसको बोल सकते हैं मॉडर्न, यानी ट्रू मॉडर्न बैक्टीरिया। और ये क्या है, पुराना बोले तो मतलब जब से धरती थी, तो आपको पता होगा जब शुरू में स्टार्टिंग में जो ये अपना यूनिवर्स था, ब्रह्मांड था, और ये धरती का धरती जब बनी थी तो उस समय पृथ्वी पर तापमान बहुत हाई था, इतना हाई तापमान था कि कोई जीव था ही नहीं। पहले इसमें कुछ सेल यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक टाइप के बने थे, उसमें से सेल बना, उसमें से जीव बना था, हरी सवाल करके बना था। उसके आगे बढ़ते बढ़ते उसका मतलब इवोल्यूशन होते 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 आज हम लोग इतने सारे स्पीसीज यहाँ पर जाति देखते हैं। तो ये सब इवोल्यूशन का नतीजा है चलिए और ये अपने देख लिया, और अब बात करते हैं इसमें अगला पॉइंट। तो इसमें जो इसके जो बैक्टीरिया इसमें होते हैं, बैक्टीरिया कोशिका जो होता है, बैक्टीरिया कोशिका खोज किसने किया था, तो ल्यून हुक ने किया था। किसने किया था, ल्यून हुक ने किया था। कब किए थे, तो 1676 में किए थे। चलो जीवाणु कोशिका जो होते हैं उनका शेप क्या होता है, उनका शेप आप 4 प्रकार देख सकते हैं। स्फेरिकल यानी गोलाकार, रॉड यानी लंबाकार हो सकता है, स्पेरिकल ऐसा हो सकता है, या कोमा टाइप का हो सकता है। कोमा टाइप वाले को बोलते हैं विवरियो। ठीक है, इनको विवरियो नाम से बुलाया जाता है। स्पाइरल वाले को स्पाइरलियम बोला जाता है। रॉड शेप के जो साइज के होते हैं उनको बेसिलस बोला जाता है, और जो स्पेरिकल शेप के होते हैं उनको कोकस बोला जाता है। इनका पुकारा जाने वाला नाम है। अब चलिए मैं आपको अपने एनसीईआरटी में पहले देखिएगा 7.1 यहाँ पर लिखा गया है। 7.1 देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल दिया गया, उसको आप जरूर चित्र में आपको डायग्राम बनाते चलना है साथ साथ में। मैं आपको कुछ थोड़ा मैं जो हम लोग कोर्स खरीदते थे PW से, जहाँ पर हमने जो अपने पास PDF है, मैं उसको PDF से थोड़ा कुछ दिखाना चाहता हूँ।
तो ये आपको नोट्स बनाने हैं, ये आपको डायग्राम नोट्स बनाने हैं। मैं यहाँ सब कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ कि देखिए ये अपना स्ट्रक्चर जो होता है, ये जीवाणु का स्ट्रक्चर जो है इसमें देखिए क्या होता है, 3 लेयर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 लेयर दिख रहा है। तीनों का नाम भी आपको शायद उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ कि आपको नाम प्रॉपर दिख जाए। ऐसे आपको नाम दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर करना होगा मुझे। चलिए अब आपको नाम पर प्रॉपर दिख रहे हैं। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपके क्या है, इसमें 3 लेयर पाई जाती है सुरक्षा के लिए। सुरक्षा कवच के 3 होते हैं। एक ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, नीला कलर में, इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो बीच वाला है थोड़ा हल्का ग्रीन टाइप का है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रथम वाला है जिसको हम लोग ग्लाइको लाइसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस यानी, या इसको हम लोग कैप्सूल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको नाम भी आप लिखते चलना है। और यहाँ देखिए इसमें देखिए सब जीव में क्या होता है, स्पेशल होता है ये एक उनके पास डीएनए होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा भी होता है, ये वाला जो जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है, जिसको आप लोग न्यूक्लियाइड बोल सकते हैं। और इसमें जो बीच में इसका ये है साइटोप्लाज्म है, तो इसको साइटोप्लाज्म नाम दिया गया है। जो इनका ये पुश टाइप का जो होता है, जो मूवमेंट करने में, जो गति करने में हेल्प करेगा, इसको हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिला, ये एफ लिखा हुआ है, FLAGEELLA, फ्लैजिला, FLA। और उनको जो ग्रीन कलर ये कलर था उसको प्लाज्मा बोलते हैं, उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड लिखा गया है, PLASMID, प्लाज्मिड। और ये इनके पास जो छोटे छोटे होते हैं, इनके होते हैं राइबोसोम होते हैं, ठीक है। और ये क्या इनका डीएनए है, ठीक है। तो इतना ही आपको डायग्राम बनाना है। एक बार मैं आपको दिखा दूं, चलिए ये आपको डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। मैंने इसको ट्राई किया बनाने के लिए, आप खुद से बनाएंगे। और आपको एनसीईआरटी में दिया है, उसको भी आप देख लेंगे, वहाँ पे भी आपको चित्र दिए गए हैं। चलिए अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है, पहले डायग्राम बना के तो अभी 2 पॉइंट फिर से आपको लिखना है कि मनोज जगत के पोषण का आधार 2 होता है, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ, ठीक है ना। देखिए इनके जो न्यूट्रिशन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ लिख भी दिया हूँ। ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है स्वपोषण, ये होता है विषम पोषण यानी परपोषण होता है। तो इसको आपको अपने नोट्स में नोट कर लेना है, एक ही पॉइंट, ठीक है। चलो अब आते हैं, मैंने लिख भी दिया इनके 2 प्रकार के इसमें पोषण पाए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट होता है कि जो इसमें एग्जाम्पल में जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लें कौन कौन आते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया आते हैं, और ग्रीन या ब्लू एल्गी आते हैं, यानी नील हरित शैवाल, जिसको हम लोग ग्रीन एल्गी बोलते हैं, या ब्लू एल्गी। और नील हरित शैवाल को हम लोग ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, साइनोबैक्टीरिया आते हैं और माइकोप्लाज्मा आता है। इसमें 7 पॉइंट एक आप अपने एनसीईआरटी से जरूर उसको डायग्राम बनाना है आपको। इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनमें रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी होता है, फ्यूजन, ठीक है। यानी जो क्या है, एक अलिंग जनन है। तो इसमें दोनों प्रकार का जन्म पाया जाता है, भले एक प्रकार का जन्म पाया जाता है एक्सेक्सुअल, एसेक्सुअल। और उस एसेक्सुअल में कौन सा, तो उसका बाइनरी फ्यूजन, यानी जो अमीबा में होता है। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, यहाँ पर लिख दिया गया, फैक्ट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन थोड़ा उसके हट के है, लेकिन आपको याद रखना है। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं अच्छे बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बारे में। तो गुड बैक्टीरिया कौन से हैं और बैड बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, आपको यहाँ पर लिख दिया गया है, आप याद रखिएगा। चलिए कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। कोशिका भित्ति रहित जीवाणु वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो माइकोप्लाज्मा होता है। फिर है कि बैक्टीरिया मुख्यतः जनन किसके द्वारा करते हैं भाई, अभी अपने पढ़ा था ऊपर नोट्स में देखा था, बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में। अब अपना तीसरा आ गया प्रोटिस्टा, तो हम भले दूसरा आ गया मोनाडा हमने खत्म किया, अब हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये प्रोटिस्टा के बारे में लिखा गया है कि ये एकोसिकीय और यूकैरियोटिक। अच्छा मोनाडा क्या था, प्रोकैरियोटिक था, थोड़ा पीछे में रिकॉल करते रहेंगे कि पीछे भी अपने याद रहे। और ये क्या है, यूकैरियोटिक है। चलिए इसमें इसके ग्रुप में कुछ जीव जो गति करते हैं, उनके लिए गति करने के लिए क्या होता है, सिलिया या फ्लैजिला नामक संरचना पाई जाती है। ये ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों होते हैं, दोनों पोषण करते हैं, इनमें स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। चलिए अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो एक कोशिकीय शैवाल कौन कौन होते हैं भाई, तो डाई एटम, प्रोटोजोआ इत्यादि। और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी से 7.3
डायग्राम देखिए, अगर बायोलॉजी आप पढ़ते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के आप छात्र हैं तो आपको जैसे फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो बायो में डायग्राम, जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, चित्र नहीं बनाएंगे ज़्यादा, तो आपको कुछ इतना क्लियरिटी नहीं आएगी। चित्र बहुत कुछ बयां करती है, सारा उसका इंट्रोडक्शन उसमें चित्र में होता है। और ये दोनों जनन करता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दोनों जनन करते हैं ये। चलिए, अब इसे सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था भाई? तो इसे हैकल ने किया था। किसने? हैकल ने इसे सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। हैबिटेट्स, इनका आवास क्या होता है मुख्यतः? तो ये जलीय एक्वेटिक होते हैं, ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। और पोषण इनका मैं बता दिया हूँ, ऑटोट्रोफिक, होलोजोइक, सेप्रोट्रोफिक, पैरासिटिक, यानी जितने पोषण होते हैं इनके दोनों होते हैं, इनमें दोनों पोषण के जितने भाग होते हैं ये सारे के सारे पोषण इनमें पाया जाता है। रिप्रोडक्शन, ये बाइनरी फ्यूजन जिसमें विवाह करता है, ये बहुविखंडन भी कर सकते हैं। और ये बाइनरी फ्यूजन किसमें किसमें होता है? अमीबा में होता है। उसको क्या बोलते हैं? दो सेल का टूटना, उसमें बाई मतलब दो होता है। और मल्टी फ्यूजन का मतलब होता है क्या? बहुत सारा, एक सेल से बहुत सारा सेल का, एक जीव से बहुत सारे जीव जब जनन कर लें। और प्लस मोटाटोमी में क्या होता है? ओपलिना होता है इसमें। बीजाणु जनन किसमें होता है? कीचड़ जैसा होता है ये। और मुकुलन किसमें होता है भाई? तो ये क्या होता है? आर्शेलिया होता है, ये आर्कशेलिया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसको हम लोग ये क्या कहलाता है? ये एक तरह से इसको हम लोग सिंगैमी के नाम से जानते हैं। और इसके प्रकार क्या होते हैं भाई? तो पूछा गया इसमें प्रकार कितना होता है? तो ये होते हैं, देखिए, आइसोगेमी होते हैं, जिसको हम लोग मोनोसाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है? गैमिट्स सेम होगा, मतलब देखिए दोनों गैमिट जो मेल फीमेल गैमिट दिखने में क्या होंगे? सेम होगा। तो मैं दो संरचना बनाया हूँ, दोनों सेम बना है। और एक होता है सेरेटियम, ये क्या होता है? देखिए, एनिसोगेमी जो होता है, इसमें होता है सेरेटियम पाया जाता है ये। इसके गैमिट्स क्या होते हैं? एक सेम जैसे नहीं होता, अलग अलग हो गैमिट्स। और तीसरा होता है उगैमी, ये प्लाज्मोडियम होता है, इसमें एक ही गैमिट होता है। इसमें एक गैमिट, देखिए इसमें क्या होता है? इसमें दोनों गैमिट्स गति कर सकते हैं। इसमें एक इसमें सेम नहीं होगा, यानी इसमें गैमिट जो होते हैं दोनों सेम नहीं होते हैं। लेकिन इसमें जो होता है उगैमी में, इसमें एक गैमी क्या होगा? स्थिर रहेगा, और दूसरा ही मतलब क्या बोलता है? मूवमेंट करता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि जैसे हम लोग हैं, मनुष्य जो होते हैं, मानव में किसका गैमिट्स मूवमेंट करता है, मेल का या फीमेल का? तो आपने देखा होगा कि जो मेल गैमिट होता है उसमें टेल होता है, पूंछ होता है। तो फीमेल गैमिट होता है एकदम स्थिर होता है, इसमें बताया गया। उगैमी में एक स्थिर होगा और एक चलेगा, एक मूवमेंट करेगा। इसमें दोनों मूवमेंट करेंगे, इसमें दोनों में से कोई कर सकता है, इसमें एक ही करेगा, यानी एक इसमें नहीं करते हैं गति। तो इसके आगे क्या है अपना? तो आपका जवाब होगा कि जो मेल गैमिट होता है वो मूवमेंट करता है और फीमेल का नहीं। फीमेल वाला क्या होता है? फिलिपिन ट्यूब में वो स्थिर होता है, वहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन करने के लिए मूवमेंट करके ये मेल वाला जाता है गैमिट, तो वहाँ पर उनका फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जनन का प्रोसेस शुरू होता है वहाँ से। अब प्रोटिस्टा के प्रमुख समूह होते हैं जो ये होते हैं, ठीक है। तो आज हमने मोनेरा को और प्रोटिस्टा को क्या है, ख़त्म किया है। तो ये वीडियो इतना ही रहेगा, छोटा सा है। अब अगला नोट्स बना के आपको रेडी कर रहा हूँ, तो अगले लेक्चर में आपको इसके आगे वाले जो किंगडम है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे 3 से 4 लेक्चर में चैप्टर को हम लोग पढ़ लें बेहतरीन से, क्योंकि चैप्टर आपको 11th में जाकर बहुत राहत देने वाला है। तो बस ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसमें अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, और जहाँ तक आपकी पहुँच है, आपकी दोस्ती है, वहाँ तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए इस चैनल से।